नमस्कार। अब तक की सभी समाचारों को लेकर आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। हरियाणा प्रदेश के 10 जिलों में आईएमटी खोलकर दिया जाएगा 50,000 युवाओं को रोजगार, कहा नायब सिंह सैनी ने। चुनाव की ड्यूटी देना गर्व की बात है, कहा रिटर्निंग अधिकारी महेश कुमार ने। रोडवेज कर्मचारियों के राज्य स्तरीय सम्मेलन में कर्मचारियों की उपेक्षा का सरकार पर लगाया गया आरोप। पूर्वांचल सेवा समिति ने उठाई प्रवासी मजदूरों के अधिकारों की आवाज। अब खबरें विस्तार से। हरियाणा के कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भिवानी की विजय संकल्प रैली में ऐलान किया है कि प्रदेश के 10 जिलों में आईएमटी खोलकर उद्योग लगाए जाएंगे। इससे करीब 50,000 युवाओं को सीधे रूप में रोजगार मिलेगा। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा आयुष्मान कार्ड योजना का दायरा 5 लाख रुपए से बढ़ाकर चुनाव के बाद 10 लाख रुपए कर दिया जाएगा। 5 लाख बेरोजगारों को बिना ब्याज के ऋण भी दिया जाएगा। उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र को झूठ का पुलिंदा कहा। उन्होंने कहा कि राहुल व खड़गे झूठ की स्क्रिप्ट लिखते हैं। रैली में उन्होंने भाजपा प्रत्याशी घनश्याम सर्राफ को वोट देने की अपील की। हरियाणा के कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल में नौकरियों को बेचने का कार्य किया है, जबकि भाजपा के कार्यकाल में ईमानदारी से मेरिट के आधार पर नौकरियां मिली हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा ने प्रदेश के 2 करोड़ 80 लाख मतदाताओं के लिए जो संकल्प पत्र तैयार किया है, उसको सरकार बनते ही 8 अक्टूबर के बाद लागू कर दिया जाएगा। यह बात उन्होंने भिवानी में भाजपा प्रत्याशी घनश्याम सर्राफ के समर्थन में आयोजित विजय संकल्प रैली के दौरान कही। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी आरक्षण खत्म करके दबे कुचले वर्ग को पीछे रखना चाहते हैं। कार्यवाहक मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि उन्होंने अपने 56 दिन के कार्यकाल में 126 ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। कांग्रेस के 10 वर्ष के कार्यकाल पर उनके 56 दिन भारी हैं। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों के सवालों पर जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस दलित वर्ग के लोगों को अपमानित करने का कार्य करती है। कांग्रेस ने पहले अशोक तंवर को अपमानित किया, अब कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा का अपमान कर रही है। उन्होंने कहा कि कुमारी शैलजा ने बतौर कांग्रेस लीडर सीएम बनने की इच्छा व्यक्त की है, तो इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। भगवत दाल जी से लेकर नायब सैनी तक, ये मैं नहीं बल्कि प्रदेश का हर आदमी कहता है, इससे ज्यादा शरीर 24 घंटे मिलने वाला जो कह दो वो एक करने वाला। हर फल के तो लोग दूसरी बात और कैसे करे नाराज ना वीडियो स्टेज पे जब ला साले को पहले आयु आ जाता तो सारी की सारी सीट जीतते। ये हालात है प्रदेश भर के लोगों की आवाज की। इसलिए मैं केवल इजाजत देता हुआ, क्योंकि मैंने पहले ही टाइम 2:30 बजे शिवानी का और 5 बजे हमने नलवा हल्के का टाइम दे रखा था। हाँ, इतना कह सकता हूँ, हरियाणा में जितने भी पार्लियामेंट क्षेत्र हैं, यहाँ पर 4 विधानसभा क्षेत्र भिवानी जिले के हैं। भिवानी खेड़ा बेशक हिसार की हो, ये भिवानी डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है। 2 कादरी में और 4 महेंद्रगढ़ में। सबसे ज्यादा सीट अगर कोई इलाका देगा तो आपको ये इलाका देगा भारतीय जनता पार्टी। हुड्डा साहब कहते हैं, कहा ये तो घोषणाएं कर रहा है। और अभी धर्मवीर जी बता रहे थे, हरियाणा के लोग बोलते हैं कि समय कम मिला है, और समय मिलता और गति से काम होता। और हुड्डा साहब बोल रहे हैं, कहा ये घोषणाएं कर रहे हैं। मैंने हुड्डा साहब को कहा कि मैं घोषणाएं नहीं कर रहा हूं, मैं एक गरीब किसान, गरीब परिवार का बेटा। भाइयों, मेरा विजन स्पष्ट है, मुझे कैसे चलना है मुझे वो भी ज्ञात है, किस गति से चलना है वो भी ज्ञात है। और भाइयों, मैंने कहा कि ये घोषणाएं नहीं है, आप अपने 10 वर्ष के कार्यकाल को मेरे 56 दिन के कार्यकाल से मिलान कर लीजिए। मेरा 56 दिन का कार्यकाल आपके 10 साल के कार्यकाल के ऊपर भारी पड़ेगा। नायब सैनी जी पधारे हैं, उनके स्वागत के लिए आप लोगों ने अपार भीड़ का यहाँ पे प्रदर्शन किया है। मैं ये बात कहता हूँ कि 56 दिन में 126 काम इन्होंने करके दिखाए हैं। कुछ समय और मिल जाता तो ये पूरे हरियाणा का कलेक्ट कर देते। अब भी संकल्प पत्र के माध्यम से आप लोगों ने बहुत छूट दी है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपका हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। अंदर लिखा है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये माननीय कोर्ट के शब्दों को कोट कर रहा हूँ मैं।
हुड्डा की सरकार थी। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के बारे में हुड्डा की सरकार में ये प्रतिक्रिया कोर्ट की थी कि ये लाले की दुकान है, यहाँ नौकरियाँ यहाँ ट्रांसपेरेंसी पे नहीं दी जा रही। और वही सिस्टम आज दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार से कांग्रेस का झूठ का पुलिंदा आया है और उसके बाद इन्होंने 2 लाख नौकरियों की बात कही है, इनके विधायकों की जो प्रतिक्रिया आई है, इनके प्रत्याशियों की जो प्रतिक्रिया आई है कि मेरे हिस्से के अंदर 2000 नौकरियां आ रही हैं। भाइयों, ये इन नौकरियों को फिर बेचना चाहते हैं, गरीब व्यक्ति को नौकरी से दूर करना चाहते हैं। भाइयों, जो सिस्टम 2014 से पहले था वही सिस्टम अब ये दोबारा लाना चाहते हैं। मैं हरियाणा के लोगों को हाथ जोड़ करके अपील करूंगा कि ऐसे कुशासन से बचने का काम करें। आदर्श महिला कॉलेज में पोलिंग पार्टियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में भिवानी के एसडीएम व रिटर्निंग अधिकारी महेश कुमार ने कहा कि चुनाव में ड्यूटी देना एक गौरव का विषय है, इसे हमें जिम्मेदारी से निभाना चाहिए। उन्होंने कहा कि विश्व के सबसे बड़े प्रजातांत्रिक देश में निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न करवाने की जिम्मेदारी चुनाव प्रक्रिया में लगे अधिकारियों व कर्मचारियों के कंधों पर होती है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में एसडीएम महेश कुमार ने बताया कि विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण व निष्पक्ष संपन्न करवाने में अहम भूमिका निभाने वाले पीठासीन व सहायक पीठासीन अधिकारियों की ट्रेनिंग दी गई है। ट्रेनिंग नोडल अधिकारी पंचायती राज प्रवीण बजाज ने विस्तार से चुनाव प्रक्रिया की जानकारी दी। उन्होंने कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपैट तथा सील लगाने के तरीके के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि हमें भारत निर्वाचन आयोग की प्रत्येक गाइडलाइन का पालन करते हुए चुनाव को निष्पक्षता के साथ संपन्न करवाना है और इसके लिए हमें चुनावी प्रक्रिया की हर गतिविधि को पारदर्शी तरीके से अपनाना है। चुनाव आयोग की हिदायत के अनुसार मॉक पोल के दौरान 50 वोट डालना सुनिश्चित करें। पीओ तथा एपीओ अपने स्तर पर मतदान केंद्र के निर्धारित स्थान में बदलाव नहीं कर सकते। अपरिहार्य स्थिति में इसके लिए उन्हें पहले आरओ को बताना होगा। मंजूरी मिलने पर ही इस दिशा में कोई कदम उठाया जा सकता है। प्रशिक्षण के दौरान मतदान खत्म होने पर ईवीएम व वीवीपैट को सील करने के तरीके की जानकारी भी दी गई। आपको पता है कि हमारा विधानसभा का जो इलेक्शन है वो हमारा उसकी प्रक्रिया भी चालू है, तो इसी तत्वावधान में एक हमारा जो स्टेप्स है, जो हमारी जो पोलिंग पार्टीज़ है, उनको ट्रेनिंग आज हमारे द्वारा इम्पार्ट की गई है। अब सबसे बड़ा क्रूशल जो इस पूरी प्रक्रिया का जो है कार्य वो पोल डे का ही रहेगा। तो उसमें जो हमारी पोलिंग पार्टी जो इस्टेब्लिश हमने करी है, तो उन पोलिंग पार्टीज़ को किस प्रकार से अपना मशीन्स को असेंबल करना है, कैसे उनका रखरखाव करना है, कैसे उनको सीलिंग करना है, और इसमें जो उनकी जो हिदायतें हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, तो उनके बारे में सभी हमारे जो पोलिंग पार्टीज़ हैं उनके मेंबर्स को हमने बताया है। ऑल इंडिया रोडवेज ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरवत पूनिया ने बताया कि सम्मेलन का मुख्य एजेंडा भाजपा सरकार के 10 सालों में कर्मचारियों की अनदेखी है, उनको आईना दिखाने का कार्य किया जाएगा। सत्ता और विपक्षी पक्ष को बताना चाहते हैं कि रोडवेज की मांगों को लेकर और निजीकरण के मुद्दे पर अपनी स्थिति व योजनाएं स्पष्ट करें। निजीकरण के मामले में 365 रूट पर 3658 परमिट देने का जो फैसला लिया गया है, कर्मचारी इसके बिल्कुल खिलाफ है। रोडवेज कर्मचारी देश निर्माण में अपनी भूमिका अदा करते हैं, लेकिन राज्य के मंत्री, मुख्यमंत्री कर्मचारियों की अनदेखी करते हैं। हरियाणा वर्कर्स यूनियन संबंधित कर्मचारी संघ के राज्य प्रधान नरेंद्र दिनोद ने बताया कि पिछले 10 साल से रोडवेज कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार 10 सालों से कर्मचारियों को अनदेखा कर रही है। सरकार अपने किए गए वादों से मुकर रही है और हर बार अलग बहाना बनाकर पल्ला झाड़ देती है। राज्य प्रधान सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा, आज ये रोडवेज की हमने कन्वेंशन बुलाई है। इसमें जो हमारा मुख्य इशू है वो कर्मचारी इस विधानसभा के समय में क्या करे। इसमें हमने 2 काम तय किए हैं। एक तो ये कि सभी कर्मचारी जो है अपना वोट डालना सुनिश्चित करें। संविधान ने जो हमारे को अधिकार दिया है अपनी सरकार चुनने का, अपना वोट डालने का, वो जरूर डालें। जिन साथियों की ड्यूटी लग जाएगी उनके से हमने ये अपील की है कि भाई सभी कर्मचारियों का फार्म 12 और 12A भर के देना अपनी रिहर्सल के समय सुनिश्चित करें और हर साथी वोट जरूर डाले। दूसरी बात ये है वोट कैसे डाले, इसके लिए सर्व कर्मचारी संघ का स्पष्ट मत है। हम सरकारी विभागों के कर्मचारी हैं, जनता की सेवा के लिए हमारे को भर्ती किया गया है,
वो हमारे लिए मुख्य इशू है। हमारी मुख्य मांगे हैं जिनमें रेगुलाइजेशन की पॉलिसी है। नरेंद्र दिनोद, राज्य प्रधान हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन संबंधित कर्मचारी संघ। रोडवेज का कर्मचारी लगातार 9 साल से आंदोलन के ऊपर है और लगातार सरकार ने अनदेखी की है रोडवेज के कर्मचारियों की। बार बार धरने प्रदर्शन लगातार रोडवेज का कर्मचारी कर रहा है, लेकिन लगातार सरकार बात करके जो कर्मचारी की मांगे हुई मान्य है उनके से भी मुकर जाती है। आज हमारे पूरे हरियाणा के अंदर हमने कन्वेंशन बुलाई है रोडवेज के कर्मचारियों की। हम आज पूरे हरियाणा के जितनी भी पार्टियां हैं उनके विभाग अध्यक्षों को हम ज्ञापन देंगे रोडवेज की तरफ से, और उनसे हम पूछना चाहेंगे मांग पत्र दे करके कि रोडवेज की तमाम जो मांगे हैं उन पर आपका क्या रुख है। हम बाकायदा उनको मांग पत्र और ज्ञापन सौंपेंगे और पूछना चाहेंगे पार्टियों से। तो ये हमारी सब आज रूपरेखा है। पूरा हरियाणा से हमारे कर्मचारी इकट्ठा हो रहे हैं। दूसरा हमारा ये है कि जो वोट डलने जा रहे हैं उसमें ये कहना चाहते हैं, हम अपील भी करेंगे यहाँ कि जो वोट का अधिकार हो सभी कर्मचारी ईमानदारी से अपना वोट डालें। पूर्वांचल सेवा समिति के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में नए सदस्यों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर पूर्वांचल सेवा समिति के अध्यक्ष सर्वजीत पटेल ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए बताया कि समिति का उद्देश्य प्रवासी मजदूरों के हितों व उनके अधिकारों के लिए आवाज़ बुलंद करना है। उन्होंने कहा कि भिवानी में करीब 11,000 प्रवासी मजदूर मतदाता रहते हैं, लेकिन कम पढ़े लिखे होने के कारण सरकार उनकी समस्याओं का कोई समाधान नहीं कर रही है। उन्होंने पक्ष व विपक्षी पार्टियों को एक ज्ञापन के माध्यम से समस्याओं का समाधान करने की मांग की। बैठक में पूर्वांचल सेवा समिति के अध्यक्ष सर्वजीत पटेल ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए समिति का उद्देश्य प्रवासी मजदूरों के हितों व उनके अधिकारों के लिए संघर्ष करते हुए उनके हकों की आवाज़ बुलंद करना है ताकि सरकार तक उनकी मांग व मुद्दे पहुंचाए जा सके। उन्होंने कहा कि भिवानी में प्रवासी मजदूरों के मतदाताओं की संख्या 11,000 तक है। ऐसे में किसी भी सरकार के गठन में प्रवासी मजदूर अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। सरकार को प्रवासी मजदूरों के हितों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार प्रवासी मजदूरों से तो हर क्षेत्र में भागीदारी सुनिश्चित करवा रही है, लेकिन जब उनके अधिकारों की बात आती है तो चुप हो जाती है। ऐसे में प्रवासी मजदूरों के हकों की आवाज़ बुलंद करने के लिए पूर्वांचल सेवा समिति का गठन किया गया है। इसलिए रखी गई है कि एक पूर्वांचल सेवा समिति कई दिनों से हमने बना रखा है जो प्रवासी मजदूरों के लिए काम कर रहे हैं हम। इसके अंदर कई बातें ऐसी होती है, प्रवासी मजदूर हैं, इनको कोई घटना घट जाता है तो प्रवासी मजदूरों को कोई सुनने वाला नहीं है, ना कोई सरकार सुनती है ना कोई आदमी सुनता है। प्रवासी मजदूर बेचारा कहाँ जाएं, वो भटक रहे हैं बेचारा। हर कहीं मौत हो गई, कहीं किसी प्रकार की कोई घटना हो गया, किसी प्रकार की लगा लो कोई भी घटना घटता है, ये प्रवासी मजदूर बेचारा भटकते रहते हैं। कभी इसको नाम है कभी उसको नाम है, कभी अस्पताल की कोई घटना घटती है तो अस्पताल में जाते हैं बेचारे, कोई डॉक्टर नहीं पाते हैं। तो सरकार से निवेदन है हमारी कि सरकार किसी प्रकार की एक नियम बनाकर और प्रवासी जो मजदूर हैं उनको भाई एक सिस्टम बनाए कि भाई उनको भाई कोई भी सिस्टम मदद दिया जाए, नंबर दिया जाए कि भाई प्रवासी मजदूरों की भाई आवाज उठाए और उनको भाई दुख तकलीफ कोई थाना चौकी कोई भी किसी प्रकार की कोई समस्या हो उनके सुना जाए। आज हम पूर्वांचल सेवा समिति की जो बातें हैं उस बातों को भिवानी वासियों और हरियाणा वासियों तक हम पहुंचाने में सक्षम हो रहे हैं, तो इसके लिए पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी चीज ये है कि बाकी की बातें तो सरबजीत भाई ने बताई है। एक बात और कहूंगा कि शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, हर एक व्यक्ति है, हर एक संगठन है, हर एक संस्था है अपने राइट्स के बारे में बात करती है, कोई भी अपनी ड्यूटीज के बारे में बात नहीं करती है। अपना देश के लिए क्या कर्तव्य है, अपने शहर के लिए क्या कर्तव्य है, अपनी गली के लिए क्या, अपने मोहल्ले के लिए अपना क्या कर्तव्य है। पूर्वांचल सेवा समिति के माध्यम से यूपी, बिहार, झारखंड, बंगाल, इस तरह के लोग जो यहाँ पे मजदूरी करते हैं या किसी भी सेवा में काम करते हैं, उनके साथ हो रहे अव्यवहार, उनके साथ जो समस्याएं आ रही हैं दिन प्रतिदिन, उनको कोई सुनने वाला नहीं है। उसके लिए एक समिति बनाई गई है जिसके उनकी जो भी समस्याएं हैं उसके लिए काम करेगी सेवा समिति। चिकित्सा की हो, शिक्षा की हो, हर क्षेत्र में उनके विकास, कैसे उनका विकास हो जाए, कैसे उनके माध्यम से उनको सही रास्ता मिले, उनकी समस्याओं का समाधान हो, इसके लिए आज एक बैठक बुलाई गई है। ये चुनावी समय है और चुनावी समय में सबको अपनी शक्ति दिखानी पड़ती है और डेफिनेटली हम लोग ये बैठ के ये विचार विमर्श कर रहे हैं कि आगे हमारी पूछ हो, हमारा समान अधिकार मिले, इसके लिए ये संगठन काम कर रहा है।
और अब चलते चलते हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और भाजपा ने अपना अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में प्रदेश की जनता को 7 गारंटी दी है, वहीं भाजपा ने घोषणा पत्र को संकल्प पत्र का नाम देते हुए 20 वायदे किए हैं। हालांकि इन लोक लुभावने वायदों को पूरा करने आने वाली सरकार के लिए किसी चुनौती से कम नहीं होगा, क्योंकि चाहे कांग्रेस हो या भाजपा, इन वादों को पूरा करने के लिए हजारों करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी। जानकारी के अनुसार इन वादों को पूरा करने के लिए हरियाणा पर सालाना 38,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर कोई भी सरकार ऐसा करती है तो प्रदेश में अन्य चीज़ों की कीमतें बढ़ेंगी और महंगाई अनियंत्रित हो सकती है। हरियाणा का सालाना बजट 1,89,876 करोड़ रुपए है, जबकि प्रदेश पर पहले ही 3,17,982 करोड़ रुपए का कर्ज चढ़ा हुआ है। अब नई गारंटियों और मुफ्त की योजनाओं की लागू करने के लिए सरकार को काफ़ी मंथन करना होगा। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ने वृद्धावस्था, दिव्यांग और विधवा पेंशन को 6,000 रुपये करने का ऐलान किया है। इस वायदे को पूरा करने के लिए 988 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। इस समय आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त होता है। इस योजना के तहत रेट बहुत कम है, इसलिए 5 लाख तक का इलाज भी बहुत से लोग नहीं करा पाते। अभी प्रत्येक परिवार पर सरकार का खर्च 1,000 रुपया आता है। अब बीजेपी ने 10 लाख रुपए और कांग्रेस ने 25 लाख रुपए के फ्री इलाज का वायदा किया है। इसका प्रीमियम ही बहुत ज़्यादा होगा। 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने से हरियाणा वासियों पर वित्तीय बोझ बढ़ेगा और साथ ही कंपनियों की आर्थिक स्थिति पर भी असर पड़ेगा। अब कांग्रेस 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वायदा कर रही है और प्रदेश में करीब 45 लाख घरेलू बिजली कनेक्शन हैं। जानकारों का कहना है कि कांग्रेस की इस घोषणा से हर साल 300 से 400 करोड़ रुपए का खजाने पर बोझ पड़ेगा। साथ ही कांग्रेस ने 500 रुपये में महिलाओं को सिलेंडर देने का वायदा किया है। अभी हरियाणा में करीब 46 लाख ऐसे परिवार हैं जिन्हें सरकार 500 रुपये में घरेलू गैस सिलेंडर दे रही है। इस पर करीब 230 करोड़ रुपए का हर महीने खर्च आ रहा है। चुनाव में हमेशा से ही बेरोजगारी बड़ा मुद्दा रहता है। ऐसे में कांग्रेस ने इस बेरोजगारी आबादी को सीधे सीधे टारगेट किया है। और अंत में फिर से एक नज़र आज की न्यूज़ हेडलाइंस पर। हरियाणा प्रदेश के 10 जिलों में IMT खोलकर दिया जाएगा 50,000 युवाओं को रोजगार, कहा नायब सिंह सैनी ने। चुनाव की ड्यूटी देना गर्व की बात है, कहा रिटर्निंग अधिकारी महेश कुमार ने। रोडवेज कर्मचारियों के राज्य स्तरीय सम्मेलन में कर्मचारियों की उपेक्षा का सरकार पर लगाया गया आरोप। पूर्वांचल सेवा समिति ने उठाई प्रवासी मजदूरों के अधिकारों की आवाज। अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।